नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 जनवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ सबसे पहले मैं बोल दूं, आज वैसे मकर संक्रांति है तो हैप्पी मकर संक्रांति। और पीछे से अगर म्यूज़िक की आवाज़ आए तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जयपुर से और जयपुर में मकर संक्रांति के दिन लोग छतों पर चढ़ चुके हैं अभी। और ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल अंधेरा है अभी, उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, ठीक है ना। तो इस चक्कर से अगर पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा हो तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना। वैसे फॉर्चुनेटली आज इतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया नहीं है जिसको हमें बहुत डिटेल में देखना हो, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। वैसे तो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर 6 CM 1 कॉन्स्पिरेसी, जानेंगे कि 6 चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर के क्या बात कह दी पीएम मोदी की सिक्योरिटी को ब्रीच होने के बाद में। दूसरा हम इधर देखेंगे सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल, कि भाई सोसाइटी में जिस तरीके से हम इंडिया में एक डिवीज़न देख रहे हैं, क्योंकि कम्युनल वायलेंस की बात करी जाए तो उसके बेसिस पे हमारे दो पार्ट पहले ही हो रखे हैं इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे। अब रही सही में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें ये जो सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, बोलो सोसाइटी में भी इसी तरीके की एक लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे यहाँ पर क्रिएट होती चली जा रही है। जानेंगे इस मुद्दे को। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेजिंग द राइज, अभी इन्फ्लेशन किस तरीके से राइज हुई है इससे संबंधित कल डेटा रिलीज हुआ है एनएसओ के द्वारा। कल न्यूज़पेपर में आ गया था, थोड़ा बहुत तो देख लिया था, बाकी एक बार नज़र इस पर भी डालेंगे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज हुआ है। और फिर उसके बाद में सैल्यूट द सन, मकर संक्रांति के दिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर बोलते हैं हिंदी में, इस मकर से अब धीरे धीरे सन जो है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में रिजुविनेशन का टाइम माना जाता है, मैसेज ऑफ रिजुविनेशन, कि एक बार फिर से हम डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में ज़बरदस्त तरीके से ठंड पड़ती है तो हम डॉर्मेंट हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। अब एक्टिवेशन का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो इसको अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है मकर संक्रांति को। तो जानेंगे, आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। और बाकी एक आर्टिकल ये इधर है, इसमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, मैंने कोशिश तो बहुत की कुछ ढूंढने की पॉइंट की कि कुछ मिले इसमें। इन सर्विस ऑफ मैन एंड गॉड, मदर टेरेसा ने जब 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये एक एनजीओ स्टैब्लिश किया था, बोला उस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया ही था। अब उस एनजीओ के रजिस्ट्रेशन का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, उसको होम मिनिस्ट्री ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया। तो राइटर जो हैं उनका नाम है नवीन बी चावला, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो इनका ये कहना है कि मैं भी एसोसिएटेड रहा हूँ ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है उनके साथ में। बोले इनका जो काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि जो लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, उनकी हेल्प करने के लिए मदर टेरेसा उन्होंने अपनी तरफ से ये मुहिम छेड़ी थी। और आज बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं कि जो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसे एनजीओज हैं वो 1950 में जब से स्टैब्लिश हुए हैं तब से लेकर अभी तक देखें तो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर देख लो, बांग्लादेश लिबरेशन की बात कर लो, या फिर कोई और मुद्दे की बात कर लो, हर टाइम पर इन एनजीओज ने बहुत हेल्प की है। तभी तो सिविल सोसाइटी का नाम आता है कि कभी भी अगर कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड की वजह से कुछ क्राइसिस अगर आते हैं या कहीं पर भी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस केस में गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों मिलकर के बहुत अच्छे से काम करते हैं। और किया भी है इन्होंने। जब रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, जब लॉकडाउन लगा था 2020 में और लोग जो हैं मजबूरन अपने काम को छोड़ करके अपने घरों की तरफ निकल गए थे, तो उनको खाने की व्यवस्था कराना, उनके शेल्टर की व्यवस्था कराना, उसमें एनजीओज ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो दो तीन आर्टिकल्स उन पर एक बार नज़र डालते हैं हम। फर्स्ट आर्टिकल है 6 CMs 1 कॉन्स्पिरेसी। देखो इस आर्टिकल में मेन तो ये बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो अभी कॉन्वॉय जा रहा था उसमें सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला। तो आपको पता है पंजाब में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, चन्नी गवर्नमेंट, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी रूल भी बहुत स्टेट्स में चल रहा है। तो ऐसे में 6 चीफ मिनिस्टर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और उन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि पंजाब में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच को देखने को मिला है, तो बोलो उसके खिलाफ में पंजाब सरकार के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो एक वॉर ऑफ वर्ड्स है वो शुरू हो गया। देखो अगर पॉलिटिकल लाइंस पे अगर देखा जाए तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेवल पे अगर कॉन्फ्लिक्ट करें या फिर अपनी पॉलिटिकल गेन को हासिल करने के लिए
कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो एक चलने वाली बात होती है कि चलो ठीक है, पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ बोली जाती है, या फिर जो भी इलेक्शन कैंपेन होते हैं उसमें ब्लेम गेम चलता रहता है। पर सवाल ये है कि ये 6 इंडिविजुअल्स जो हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये छहों के छहों बीजेपी के हैं बेशक, पर ये चीफ मिनिस्टर्स हैं। इनको नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने स्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हैं। तो इस केस में वॉर, ये जो वर्ड वॉर है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरीके का स्टेटमेंट आए हैं कि ये जो ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच, ये प्री प्लान थी और ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थी जिसको ऑर्केस्ट्रा किया गया कांग्रेस के द्वारा, समथिंग ऐसे स्टेटमेंट देना, और वो भी इस तरीके से बोला खालिस्तान की मुहिम चला रखी है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या करते हैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गलत एक ट्रेंड, मतलब प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करते हैं। अब क्या होगा, इसका क्या रेपरकशंस या क्या फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अब कल कौन है, अब बीजेपी भी रूल कर रही है। बीजेपी रूल्ड, अगर कहीं पर भी किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई मिस्टेक हो गई तो फिर कांग्रेस भी एग्जैक्टली ऐसा करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब इंडिविजुअल्स को आप टारगेट करना शुरू कर देते हो और इस तरीके से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रहते हुए, तो वो अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 मेंबर की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको चेयर करेंगी इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, जज हैं। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, जब तक पूरा प्रॉपर आउटकम नहीं आ जाता, तब तक इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कम से कम डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्योंकि फिर वही बात है, फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात करो तो वही सीधी सी बात है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी तो अवेलेबल है। आप किसी इंडिविजुअल को सीधा उसकी डिग्निटी को ऐसे हार्म थोड़ा ना कर सकते हो। आप अपनी अगर फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे हो तो दूसरे की फ्रीडम को भी तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी भी लाइफ है, डिग्निटी वाली लाइफ है। आर्टिकल 21 है सीधा दिया हुआ, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे इग्नोर कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये चीज़ यहाँ पर एडिटर अपनी तरफ से बता रहे हैं। बोले इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, अवॉइड करना चाहिए इस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज को कि आप एक दूसरे पे एलिगेशन करते हो। हाँ, पार्टी लाइन पे करो, दैट्स ओके, पर आप चीफ मिनिस्टर होते हुए इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो, वो बोला अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज मैनेजिंग द राइज। अभी आपको पता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा वेंसडे को डेटा रिलीज किया गया, उसमें यह है कि हमारे देश में रिटेल इन्फ्लेशन, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, दो तरीके के हमारे पास में इंडेक्सेस अवेलेबल है, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इनमें अलग अलग सेक्टर को अलग अलग तरीके से वेटेज दिया हुआ रहता है, वो आप बेसिक्स में अपने देख लेना एक बार ढंग से। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम ज़्यादातर देखते हैं क्योंकि कारण क्या है कि एक इंडिविजुअल, जैसे कि हम कहीं शॉप पे जा रहे हैं तो हमें जो पेमेंट करना पड़ रहा है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट महंगाई होती है कि हाँ भाई कितना महंगा कोई सामान मिल रहा है कि नहीं। तो इस केस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम सेंटर में रखते हैं, जो भी इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू का राइज हो जाना। अब एक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर राइज हो रही है, प्राइस राइज, वैल्यू नहीं, प्राइस राइज हो रही है, तो प्राइस राइज हो रही है तो पहले आप 5 रुपए में कोई चीज़ खरीदते थे, अब 10 रुपए में वही चीज़ आ रही है। इसका मतलब या तो उस प्रोडक्ट की प्राइस राइज हो रही है, उसको इन्फ्लेशन बोल देंगे, या फिर हम डिफाइन करना चाहें तो रुपए की वैल्यू डिक्लाइन करना भी एक तरीके से इन्फ्लेशन हो गई, है कि नहीं। क्योंकि 5 की जगह 10 रुपए लग रहा है, चीज़ वो की वो है, इसका मतलब रुपए की वैल्यू डाउन हो गई, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अभी फिलहाल दिसंबर 2021 का डेटा रिलीज हुआ है। वैसे डेटा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कारण क्योंकि अभी मंथ वाइज है, बस हमें एक ट्रेंड समझने के लिए आर्टिकल हम देख रहे हैं ये। ठीक है, तो इस केस में 5.6% इन्फ्लेशन देखी गई है। ठीक है, ये इंटरव्यू में हाँ आपके हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म में काम आएगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आते हैं ना, या फिर मेंस में भी अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, तो आपको पिछले 2-3 साल का तो कम से कम ट्रेंड दिखाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल का ट्रेंड दिखाओ, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है आपको ढंग से। ठीक है, बाकी हाँ लेटेस्ट भी आपके पास में अगर अवेलेबल हो तो एक टच मिल जाता है आंसर को, ठीक है ना। तो अगर आप बताओ इन्फ्लेशन के बारे में, तो 5.6%, 5.1% आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था दिसंबर में, पर ये अभी 5% रहा, तो थोड़ा ठीक है। तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो ये बोला था कि भाई हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन 5.1% तक रहेगी, और रह गई कितनी, 5। अब देखो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही है। पहला फैक्टर तो ये है कि जो अनफेवरेबल लास्ट क्वार्टर का जो फाइनेंशियल ईयर पिछला जो था 2020-21, उसका जो लास्ट क्वार्टर था, उसका जो बेस इफेक्ट है ना,
क्योंकि उस टाइम पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं। कारण क्या था उस टाइम पे, आपको पता है डिमांड एकदम पेंटअप थी, फंसी पड़ी थी, लॉकडाउन हटाई था और फिर से थोड़े बहुत केसेस आने शुरू हो गए थे, तो और लोगों के हाथ में पैसा भी नहीं था इतना ज़्यादा, तो इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस में थी एक तरीके से। पर उस टाइम पर इतनी ज़्यादा डिमांड थी नहीं, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा था नहीं। तो अभी बेस इफेक्ट में इन्फ्लेशन, बेस ईयर में अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी है और अभी अगर हल्की सी भी राइज होती है तो यूँ लगता है पता नहीं कितना हो गया। मान लो पहले एक चीज़ जो आती थी वो 1 रुपए की आती थी, अब वो चीज़ जो है वो 3 रुपए की अगर आने लग गई तो आपको तो लगेगा अरे यार 200% राइज होगी, प्राइस राइज है कि नहीं। तो इस तरीके से बेस ईयर जो था वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा दिख रही है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, अभी लगभग 14.2% चल रहा था नवंबर में। अब आप वो देखो, जब होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें वही अगर 14.2% चल रहा है तो इसका मतलब एक रिटेल में बिकने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसको बनाने के लिए जो भी माल खरीदा जाएगा वो तो होलसेल प्राइस पे खरीदा जाएगा। होलसेल प्राइस का मतलब हो गया इनपुट कॉस्ट ही अगर एक प्रोडक्ट के लिए राइज हो चुकी है तो वो प्रोडक्ट जब आउटपुट होकर के बाहर बिकेगा तो महंगा होगा कि नहीं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी हुई है। और तीसरा कारण है सप्लाई साइड डिसरप्शन, क्योंकि अभी आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट्स ने फिर से थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के, तो इसकी वजह से भी सप्लाई अगर कम होगी तो सीधी सी बात है डिमांड बनी की बनी है और सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, महंगाई अपने आप बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो गई। ठीक है ना। तो इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस तरीके से अपनी तरफ से बताया कि भाई बात ऐसी है कि आने वाला जो क्वार्टर है, अभी तक तो 3 क्वार्टर्स का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, अभी जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का जो फोर्थ क्वार्टर है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का, बोला उसमें तो और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी 5.7%। और इसके पीछे कारण ये तीनों के तीनों कारण ही रहने वाले हैं। तो देखो बात ऐसी है, कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन भी कम नहीं है। अभी कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इसमें फूड एंड फ्यूल दोनों को आप एक्सक्लूड कर दो ओवरऑल इन्फ्लेशन से तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगी। और उसी में अगर कोर इन्फ्लेशन में आप ऐड कर देते हो फूड एंड फ्यूल को, ठीक है, तो आपको मिल जाती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ऐसे में दूध हो, अनाज हो या फिर सब्जियां हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं महंगाई का शिकार हो रही है। और देखो इस केस में एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि आरबीआई का एक जो टारगेट है वो है इकोनॉमी को प्रॉपर रिकवरी देना। अब इकोनॉमी को रिकवरी देने की बात आए तो देखो सवाल आ जाता है कि मतलब मार्केट में पैसा सर्कुलेट होना चाहिए। अब आरबीआई ने इसके लिए अकोमोडेटिव स्टांस अपना रखा था, अब उसकी वजह से पैसा तो सर्कुलेट बहुत हो गया, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स हम जिनको बोलते हैं उनको बहुत कम कर रखा था। पर अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टारगेट दिया हुआ है इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का कि भाई आपको 4 ± 2% के अंदर अंदर आपको रखना है इन्फ्लेशन को, तो इस केस में अब आरबीआई के ऊपर अब दबाव बन गया है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब आरबीआई को न्यूट्रल पॉलिसी की तरफ स्विच करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे रेपो रेट को राइज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वैसे मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ग्रोथ और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, ये अपने आप में दो बहुत ही ज़्यादा डिलेमा क्रिएट कर रहे हैं आरबीआई के लिए। और मुश्किलें भी हैं बेशक, पर धीरे धीरे करते टाइम निकलेगा तब जाके क्लियर होगा कि हम किस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे तो इकोनॉमिक रिकवरी का भी हमने ट्रेंड देखा पिछले कुछ डिस्कशंस में। तो ये है पूरा मुद्दा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो इस आर्टिकल में सतीश देशपांडे जी का ये कहना है कि बुल्ली बाई सुल्ली ऐप, इनके नाम सुने और जब पता पड़ा कि ये मुद्दा क्या है, और अभी रिसेंट जो अरेस्ट किए गए हैं 3-4 इंडिविजुअल्स को, जिनमें एक का नाम है विशाल कुमार झा, एक है श्वेता सिंह, एक है मयंक रावत, एक है नीरज बिश्नोई, तो बोले इन चीज़ों को देख करके बड़ी सरप्राइज सा फील होता है कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी एम्पावरमेंट का मिसयूज़ करके डिविजन्स क्रिएट हो रहे हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में। तो देखो यहाँ पर जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक तो कम्युनल लाइंस पे जिसमें एक तरफ हिंदूज एक तरफ मुस्लिम्स, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। क्योंकि अभी मुद्दा क्या है, ये जो बुल्ली बाई और ये सुल्ली ऐप जो अभी हाईलाइट हो रही है ना, जिनमें मुस्लिम वुमेन, 100 से ज़्यादा मुस्लिम वुमेन जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोई पिक शेयर कर रखी है, उन पिक्स को एडिट करके और फिर बाद में
ये कर दिया जाता है इन बुल्ली बाई और सुल्ली ऐप पे कि हाँ भाई आज की ये डील है, मतलब उनको बेचना इस तरीके से, मतलब उनकी डिग्निटी को सीधा हार्म करना, ये चीज़ें हो रही हैं। तो बोला अपने आप में हमें थोड़ा सा फंडामेंटल्स को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि कमियां कहाँ रह रही है, जिसकी वजह से अभी तक भी जिस परिस्थिति का सामना हमने 1947 में किया था वो परिस्थितियां आज की टाइम पर भी बन रही है। आज समाज में बोला हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस केस में इसको बोला जा रहा है सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि दिखती तो नहीं है पर एक तरीके से सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे चाइना और हमारे बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बोलो इसमें एक तरफ दूसरा कंट्री है, दूसरी तरफ एक कंट्री है, तो इस केस में इसी तरीके की सिचुएशन हमारे यहाँ पर बन रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज में मेनली यहाँ पर डिवाइड करके समझाना चाह रहे हैं राइटर। सबसे पहला तो जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं राइटर ये कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, हमारे ही नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड, चाहे पास्ट की बात करो चाहे प्रेजेंट की बात करो और मे बी फ्यूचर की बात भी कर लो, तो हमेशा जब किसी को भी कोई अरेस्ट किया जाता है, किसी भी क्राइम के लिए पनिशमेंट दी जाती है, तो वहां पर आपको एक गैप देखने को मिलेगा कि जो प्रिविलेज्ड हैं उनको ट्रीटमेंट मिलेगा लीनियंसी के साथ में, या रिच हैं पैसे वाले हैं जिनकी पकड़ अच्छी है, विशेष अधिकार वाले लोग हैं सोसाइटी में, उनको बोले बहुत ही सही, मतलब यूं आइए साहब आप चलिए, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का बोला ट्रीटमेंट मिलता है। जबकि दूसरी तरफ कोई गरीब है या पावरलेस है उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। बोला ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है कम्युनल लाइंस पे, कि अभी जो तरीका का ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है कि किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसके रिलीजन को कंटेक्स्ट में रखते हुए उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद है और ये ही चीज़ कहीं ना कहीं सोशल लाइन ऑफ कंट्रोल का भी कारण बनती चली जा रही है। तो एक तो मुद्दा यहाँ पर ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। इसके आगे नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहे हैं राइटर वो ये कि अभी जिस तरीके का रिजीम चल रहा है, जो भी सिस्टम अभी प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, तो बोलो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय जो एजेंडाज हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखो पॉलिटिक्स में अगर वोट मांगे जाते हैं तब एजेंडाज पे चलो दैट्स ओके, पर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को हमें बिल्कुल डिक्लाइन नहीं होने देना चाहिए। तो बोलो कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय यहाँ पर जो भी विशेज हैं, पावर में जो लोग हैं उनकी विशेज हैं, उन पे अगर काम करना शुरू कर दिया जाए तो फिर बोले ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए। तो दूसरा एक ये ट्रेंड बताया जा रहा है। और तीसरा जो इंडिकेशन है यहाँ पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये बोले ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि जो एप्लीकेशन डेवलप करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके के काम किए जा रहे हैं वो भी ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा, साधारण लोगों के द्वारा। तो बोला यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि एक तरफ तो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो यूथ हैं उनको हमें एम्पावर करना है, स्ट्रेंथन करना है, बट दूसरी तरफ अगर देखें तो एम्पावरमेंट का इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि वो अपने ही कलीग्स का या अपने ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों का इस तरीके से डिफेमेशन करते हैं, उनके मतलब इस तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, तो बोलो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। तो ऐसे में हमें एनवायरनमेंट को ठीक करना होगा। अगर हम वाकई में एम्पावरमेंट चाहते हैं हमारी यूथ की, तो उस एम्पावरमेंट में एथिक्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर एथिक्स अगर मिस हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में ये 3 मेन कंसर्न्स यहाँ पर राइटर के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, बाकी तो चीज़ें देखो शायद मुझे नहीं लगता कि हम आंसर में लिख पाएँ या फिर आप कभी जवाब दे पाओ, बट ये पॉइंट्स हैं जो हमें समझने थे, हमने समझे। आगे चलते हैं। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल है सैल्यूट द सन, मकर संक्रांति से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सर्बानंद सोनोवाल, ये देखो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो इनका ये कहना है कि देखो 14 जनवरी का जो दिन होता है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडियंस के लिए, क्योंकि एक तो क्या होता है कि इस टाइम पर सन का अब उत्तरायण में आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स अब धीरे धीरे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ से अब सन नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। अब इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही है हमारे, और साउथ में अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इनकी अगर बात करें तो वहाँ पर समर्स का टाइम है।
ठीक है। तो इस केस में अब धीरे धीरे जब नॉर्थवर्ड मूव करेगा सन, तो वैसे वैसे हम भी रिजुविनेट करेंगे, हमें नई एनर्जी मिलेगी। तो बोले इस नई एनर्जी को कन्फाइन करने के लिए हमें सूर्य नमस्कार पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य नमस्कार आपको पता होगा, इसमें 8 स्टेप्स, 8 मतलब इसमें पोज होते हैं जिनको 12 स्टेप्स में किया जाता है। ठीक है, और ये हर किसी के लिए कॉमन है। और सूर्य नमस्कार अपने आप में सूरज को सल्यूट करना होता है कि आप हमारे लिए आए नई एनर्जी लेकर के। ठीक है, तो आयुष डिपार्टमेंट जो है वो सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि नाम ही आयुष है। आयुष का मतलब आयुर्वेदा, यूनानी और ये सारी हो ही गई, सिद्धा, होम्योपैथी, जिसमें नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, चाहे मेडिसिन की बात करो, चाहे कुछ और थेरेपीज़ की बात करो। इसके लिए इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ये भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा योगा को और इनको प्रमोट किया जा सके ग्लोबल लेवल पे। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे भी ऑब्जर्वेशन में लिया जा रहा है 2014 से लेकर अभी तक। ठीक है, तो इस केस में अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इंटरनेशनल योगा डे कौन सा होता है, ठीक है ना, इसके लिए। और दूसरी तरफ आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें, थ्रू आउट वर्ल्ड इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। ठीक है, और आज कोविड का टाइम हो रहा है, तो कोविड के टाइम पे तो हेल्थ अपने आप में बिल्कुल सेंट्रल वैसे ही हो गया, तो इस केस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है योगा। ठीक है, इसके आ जाओ, इसके बाद में आगे बताई जा रही है कि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर हम इस तरीके से सूर्य नमस्कार को और योगा को और प्रमोट करें तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। और बाकी चीज़ें तो देखो वही चीज़ें रिपीट की जा रही है। ठीक है जी, बस यही था मेन। आज कुछ ज़्यादा था नहीं, जो भी चीज़ें थी उनकी समरी लेनी थी। मकर संक्रांति का दिन आपको पता पड़ ही गया, 14 तारीख थी या है ही आज। चलो जी, जो चीज़ें थी उनको देख लिया हमने, डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।